Hello students, now we discuss about the indirect methods for the measurement of long distances. हम ट्रैंगुलेशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं फॉर असेसिबल ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारा ए बी यहाँ टावर शो हो रहा है या ट्री हो सकता है ये एच हाइट का, हम इसकी हाइट निकालना चाहते हैं। सी हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। असेसिबल ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? जब हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से वस्तु की दूरी प्रत्यक्ष रूप से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? असेसिबल, मतलब वो हमारी पहुंच में है। तो हम सी पॉइंट के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है रेंज फाइंडर। उसकी हेल्प से हम अल्फा एंगल निकाल लेते हैं। सी से ए तक का डिस्टेंस हम किसी भी डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं, मीटर स्केल या इंच टेप वगैरह से। तो अब ट्रायंगल एबीसी में देखो H अपॉन L किसके इक्वल हो गया? टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो H किसके इक्वल होगा? L टेंजेंट अल्फा। तो L तो हम निकाल ही सकते हैं, थीटा हमने मेज़र कर लिया, तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? हाइट ऑफ टावर। दिस इज द ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर असेसिबल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमारी पहुंच से बाहर हो, जिसका डिस्टेंस डायरेक्टली हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ना निकाल पाए, वो हमारा कौन सा होता है? इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये ट्री था, बीच में दलदल आ गया या नदी आ गई, मैं एल डिस्टेंस को डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकती, तो हम इसको क्या कहते हैं? इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट। जब भी हमारे पास इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट होता है तो हमें दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, सी और डी। सी पॉइंट के ऊपर गए, रेंज फाइंडर यूज़ किया, अल्फा एंगल निकाल लिया, फिर डी पॉइंट तक गए, फिर हमने रेंज फाइंडर का यूज़ किया, फिर बीटा एंगल निकाल लिया। अब यहाँ एक प्लस पॉइंट है कि सी से डी तक की दूरी हम डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पहुँच में है। बीच में कोई रिवर आ गई, दलदल आ गया, हम ए तक नहीं पहुँच सकते, इसका मतलब एल तो मैं नहीं निकाल सकती, लेकिन यहाँ डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसमें दे सकते हो, अगर ACB ट्रायंगल्स देखते हैं हम तो कोट अल्फा किसके इक्वल आता है? L/H। अगर दूसरी ट्रायंगल में हम कॉट बीटा निकाल लेते हैं L + T/H। सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो L हमारे फॉर्मूले में आया ही नहीं, इसका मतलब हमें L को मेज़र करने की ज़रूरत ही नहीं है। निकालना क्या चाहते हो? H। तो H की वैल्यू क्या होगी? D/cot बीटा माइनस कॉट अल्फा। तो यहाँ पर अगर हमें D की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यूज़ पता है तो हम H की वैल्यू निकाल सकते हैं। Next method is reflection method. It is very important method. For example, radar. Its full form is radio detection and ranging. राडार एक ऐसा डिवाइस है जो एरोप्लेन्स को स्काई में डिटेक्ट कर सकता है, उनका डिस्टेंस भी निकाल सकता है राडार स्टेशन से। इसका सिद्धांत क्या है? ये आपके रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के ऊपर ही निर्भर करता है, परावर्तन के नियमों के ऊपर निर्भर करता है। परावर्तन का मतलब क्या होता है? किसी सतह से वेव का, तरंग का टकराना और टकरा के वापिस आ जाना। इसकी वर्किंग देखो, यहाँ पे हमने एक एंटीना बना रखा है जो कि रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन करवा सकता है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिट हुई, कहाँ गई? एरोप्लेन के पास, एरोप्लेन से टकरा के वापस आ गई। फिर हमने यहाँ रिसीवर्स लगा रखे हैं, रिसीवर के साथ स्क्रीन लगाई हुई है। स्क्रीन के ऊपर आप उन चीज़ों की पिक देख सकते हो कि जहाँ से आपकी वेव्स रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं। तो अब हम टाइम गैप नोट कर लेंगे कि हमने सिग्नल को कब भेजा था और कब हमने रिसीव किया, उसका गैप निकाल लेंगे। लेट इट बी टी टाइम। तो राडार्स में क्या किया जाता है? रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट किया था, फिर रिसीव कर लिया था, टाइम गैप नोट कर लिया था। तो डी डिस्टेंस वेव्स ने जाने में कवर किया, डी डिस्टेंस आने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 2D। और वो 2D डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। रेडियो वेव्स की वेलोसिटी लाइट की स्पीड के इक्वल होती है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? D = C × T/2। तो ये आ गया फॉर्मूला। नाउ वी डिस्कस अबाउट सोनार। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका सिद्धांत भी वही है, रिफ्लेक्शन मेथड। इसका यूज़ क्या है? अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स का पता लगाना, पानी में डूबी हुई चीज़ों का पता लगाना। जैसे सी की डेप्थ भी निकाल सकते हैं, सबमरीन या कोई शिप डूब गया है, या वेल्स कहाँ पे ज़्यादा मिलेंगी, तो वो सारी चीज़ें हम इससे निकाल सकते हैं। ये देखो डायग्राम हमारा, इसमें एक शिप में हमने सोनार को फिट कर दिया। सोनार से
अल्ट्रासोनिक वेव्स को नीचे की तरफ भेजा जाएगा, वो नीचे के ऑब्जेक्ट से टकरा के ऊपर आएंगी, फिर रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा, टाइम गैप नोट कर लेगा। तो यहाँ पर डी डिस्टेंस जाने का, डी डिस्टेंस आने का, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2d। वो 2d किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो d किसके इक्वल होगा, v इंटू टी बाय 2। यहाँ पे v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, और यहाँ पे कौन सी वेव्स का यूज़ किया हमने, वी यूज़ अल्ट्रासोनिक वेव्स। हम बात करते हैं लेज़र की, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका भी सिद्धांत सेम है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसमें हम लेज़र लाइट को मून की तरफ भेज देंगे, वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर नीचे आएगी, रिसीवर उस लाइट को रिसीव कर लेगा, हम टाइम गैप नोट कर लेंगे, और टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, एक बार वेव ऊपर गई फिर नीचे आई तो डबल डिस्टेंस कवर कर लिया। तो 2d किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, c इंटू टी बाई 2। लेज़र लाइट की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, और स्पीड ऑफ लाइट का हम सिंबल कितना लेते हैं, c के इक्वल। लेज़र लाइट होती क्या है, इट इज़ अ मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर की लाइट होती है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में चलती है, और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट, अगर हम किसी शीट की थिकनेस निकालना चाहते हैं तो भी हमारे पास सिद्धांत क्या है, रिफ्लेक्शन मेथड। इसमें हम सिग्नल वेव को क्या करते हैं, मेटल शीट के एक किनारे के ऊपर भेज देते हैं, वो टकरा के वापस आती है, हम समय नोट कर लेंगे। तो डिस्टेंस कितना हुआ 2d जाने का और वापस आने का, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, d की वैल्यू आ गई v इंटू टी बाई 2। यहाँ v किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ वेव सिग्नल, जो भी वेव आपने भेजी थी उसकी स्पीड। अब हम निकालना चाहते हैं कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से किसी पहाड़ी की दूरी, उसका सिद्धांत भी क्या है, रिफ्लेक्शन मेथड। तो एक स्मॉल हिल है, आप यहाँ पर खड़े हो, आप कोई भी साउंड सिग्नल इधर भेजोगे, साउंड सिग्नल टकरा के वापस आएगा, जैसे फायरिंग कर दी हमने, इको जनरेट होगी, प्रतिध्वनि। तो जब हमने फायरिंग की वो टाइम हम नोट कर लेंगे, जब हमारे पास प्रतिध्वनि आई वो समय नोट कर लेंगे, तो समय अंतराल निकाल लेंगे। तो वेव ने d डिस्टेंस जाने में कवर किया, d डिस्टेंस आने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 2d, विच इज़ इक्वल टू v इंटू टी। वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस के इक्वल होता है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, v इंटू टी बाई 2। हमारा नेक्स्ट मेथड है पैरालेक्स मेथड। इसका यूज़ हम करते हैं, कोई प्लैनेट है, कोई स्टार है, हमारे से कितनी दूरी पर है उसका पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं पैरालेक्स मेथड। एक्चुअली पैरालेक्स होता क्या है, इट इज़ अ रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब एक ही चीज़ को आप अलग अलग स्थितियों से देखते हो, अलग अलग बिंदुओं से देखते हो, तो उसकी बैकग्राउंड में चेंज आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पैरालेक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आंख से किसी ऑब्जेक्ट को देखो, एक आंख बंद कर लो, लेफ़्ट से देखो, तो उसकी बैकग्राउंड कुछ और आएगी। जब आप उसी ऑब्जेक्ट को राइट आई से देखोगे, फिर उसकी बैकग्राउंड में कुछ चेंज आ जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पैरालेक्स। तो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, बेसिस। जैसे दो आइज़ की बात कर रही हूँ, तो दो आइज़ के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, बेसिस। तो ये मैंने अर्थ दिखा दी, अर्थ के ऊपर दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट E1 और E2। O वो स्टार है जिसका डिस्टेंस आप निकालना चाहते हो। हम इसके अलावा भी एक और स्टार ले लेते हैं जो बहुत ज़्यादा दूरी पर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है। वो इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे है कि चाहे हम उसको E1 से देखें या E2 से देखें, उसकी पोजीशन में ज़्यादा फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा। देखो, मैंने ये भी अभी भी ऊपर की तरफ दिखाया, इस साइड से भी परपेंडिकुलरली अपवर्ड ही दिखाया। अब हम क्या करते हैं, E1 पॉइंट के ऊपर आते हैं, टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। टेलीस्कोप की हेल्प से हम φ1 एंगल निकाल लेते हैं। E2 पॉइंट तक जाते हैं, फिर टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, φ2 एंगल निकाल लेते हैं। तो बीच का एंगल कितना बना, φ1 प्लस φ2। ये आपके एकांतर कोण बन गए, आपने मैथ्स में पढ़ रखे होंगे। ये एंगल φ1 है तो यहाँ भी φ1 बनेगा, इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। इधर φ2 है तो यहाँ भी φ2। तो बीच का टोटल एंगल थीटा, थीटा किसके इक्वल है, φ1 प्लस φ2। ये दो पॉइंट्स का गैप जो पृथ्वी के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है, ये तो हम निकाल ही सकते हैं। बी तो हमें पता है, थीटा हमने टेलीस्कोप से निकाल लिया। निकालना क्या है यहाँ पर हमें, एस डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एंगल इज इक्वल टू
आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ आर्क क्या है b और रेडियस क्या है ये s डिस्टेंस। फॉर्मूला यूज़ कर लिया, वैल्यूज़ पुट कर दी, तो s किसके इक्वल आ गया b अपॉन फाइव वन प्लस फाइव टू। मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ मून, हम मून का डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने मून दिखा दिया ऊपर। ए और बी इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो गए। डी इज़ द डायमीटर ऑफ मून। हम अर्थ के ऊपर हैं, अर्थ के ऊपर ई इज़ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहाँ से हम खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं मून को। लेट द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड ए पॉइंट इज़ आर। अब हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। ई पॉइंट के ऊपर खड़े होके पहले ए पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे, फिर बी पॉइंट के ऊपर, तो हमें बीच का एंगल थीटा पता चल जाएगा। तो अगर हमें अर्थ और मून के बीच का एवरेज डिस्टेंस पता है, थीटा हमने अपने टेलीस्कोप से निकाल लिया, फॉर्मूला लगा दिया कि थीटा किसके इक्वल होता है, आर्क बाय रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो आर्क की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर्क है हमारे पास डी के इक्वल, और थीटा एंगल हो गया, रेडियस आर डिस्टेंस के इक्वल है, तो डी की वैल्यू क्या होगी, आर इंटू थीटा। अगर मैं इस डिस्टेंस को थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ द मून।